देखिए, सिविल ट्रायल, सिविल ट्रायल के जो स्टेजेस डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। बेसिक वो यही है, ठीक है। अगर मैंने जब एकेडमी स्टार्ट की थी तो हमें टीचर ने मतलब सर ने हमें 17 स्टेजेस बताए थे, ठीक है। 17 स्टेजेस, वो डिफरेंट स्टेजेस आ सकते हैं, उसी में ये बेसिक यही है, ठीक है। सबसे पहले कि जी हमने प्लेंट फाइल करना होता है। क्या? हमने प्लेंट फाइल करना होता है। प्लेंट कौन फाइल करता है? ऑर्डर 1 बताता है कि जी प्लेंट वो फाइल करता है जिसका कोई राइट हो, जिसका कोई क्लेम हो, वो फाइल करता है। किसके खिलाफ करते हैं? अच्छा, जिसका कोई राइट हो, क्लेम, वो क्लेम बनता हो, राइट बनता हो, वो प्लेंटिफ है, वो सूट फाइल करता है, ठीक है। वो सूट फाइल करता है, वो प्लेंटिफ है। अब जिसके, किसके खिलाफ करेंगे? जिसके अगेंस्ट आपका क्लेम बनता हो। क्या? जिसके अगेंस्ट आपका क्लेम बनता है, वो आपका, उसके खिलाफ आपने सूट फाइल करना है, ठीक हो गया। ये मुजम्मिल से आजम, अपना माइक ऑफ, ओ कैमरा ऑफ कर दें। चले, नेक्स्ट है जी प्लेट। हम इसका आप देखें तो सेक्शन 26 भी यही कहता है कि जी आप वो फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 26 कहता है कि जी आप सूट फाइल करेंगे, ठीक है। क्या? सूट फाइल करते हैं। मैंने बताया कि जी प्लेंटिफ है। प्लेंट कौन सूट फाइल करता है? प्लेंटिफ। किसके खिलाफ करता है? डिफेंडेंट के खिलाफ। प्लेंटिफ कौन होता है? जिसका कोई क्लेम बनता है। आर्डर 1 रूल 1 में ही बता दिया है। और किसके खिलाफ करना है? जिसके अगेंस्ट आपका क्लेम बनता है। अब वो बताता है कि जी सपोज के 4 पर्सन है, 4 पर्सन का क्लेम बनता है, ठीक है। 4 पर्सन का क्लेम बनता है, मतलब सपोज के वकास साहब और दूसरा अहमद साहब, उस्मान साहब, इन तीनों ने पैसे लेने हैं अकबर से, ठीक है। तो ये तीनों मिल के भी दावा दायर कर सकते हैं, और अलहदा अलहदा भी कर सकते हैं, सेपरेटली भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है दो एक से सूट कर दे, दूसरा एक सूट कर दे। मतलब इसको कहते हैं ज्वाइंटली, सेवरली, या इंटरवली। मतलब वो, मतलब दो तीन मिल के भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह कहता है कि जी जब मतलब आगे हम आर्डर 2 रूल 6 ए पढ़ेंगे, तो वो कहता है कि जी जब इस तरह के सूट्स आ जाते हैं तो वो कोड कंसोलिडेशन में भी आ जाती है। दो तीन सूट्स सेम सब्जेक्ट मैटर पे आ जाएं तो वो सूट कंसोलिडेट भी हो जाते हैं, ठीक है। कंसोलिडेट भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने कोड में सूट फाइल कर दिया। इसके साथ ना मैं आर्डर 6 और 7 इसलिए मैंने लिखा है कि जी आर्डर 6 और 7 बताता है कि जी हमारे सूट में क्या होना चाहिए, हमारे सूट में क्या होना चाहिए। वो आर्डर 6 कहता है कि जी आपके सूट में सिर्फ आपका वो ब्रीफ फैक्ट्स, का मटेरियल फैक्ट्स इन कंसाइज फॉर्म, कि जी मेन मेन फैक्ट्स लिखने हैं, वो भी कंसाइज फॉर्म में लिखने हैं। ये आर्डर 6 रूल 2 कहता है, ठीक हो गया। आगे वो कहता है उसमें आप कोई अगर फ्रॉड है, कोई मिस्टर प्रेजेंटेशन है, या कोई आपका डिफेंस में कुछ आता है, तो वो भी आपने, वो अपने प्लेंट में बताना आता है, प्लीडिंग में बतानी होती है, ठीक होगा। उसके बाद वो कहता है कि जी आपने जो अपनी प्लेंट में लिख दिया है, मतलब आर्डर 6 रूल इस 7 बताता है कि जी आपने जो अपनी प्लेंट में जो कुछ भी लिख दिया है, वो वही तक रहेगा। मतलब वो आप उतनी तक वो आर्गू कर सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, ठीक है। उससे आगे, मतलब मैं बता रहा हूँ 6 7 डिपार्चर के बारे में कहता है कि जी आपने जो अपनी प्लेंट में लिख दिया वही आप कुछ कह सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, कोर्ट चाहे तो आपकी प्लेन से एक्सेस भी जा सकते हैं। हम लिखते हैं ना लास्ट में कि जी एनी अदर रिलीफ व्हिच कोर्ट डीम्स फिट वे बी आल्सो बी ग्रांटेड। तो वो कोर्ट आपने जो मांगा है उससे हट के भी दे सकती है, से हट के भी दे सकती है, ठीक है। 6 2 आपने मटेरियल फॉर्म में लिखना है, और उसके अलावा कंसाइज फॉर्म में लिखना है। ये अब आगे वो कहता है कि जी आपका सपोज के 6 14, 6 14 के 6 14 कहता है कि जी आपका 6 14 कि जी आपका वो सूट जो है वो उसमें वो होगी, साइन होगा, प्लीडर के साइन होंगे, और पार्टी के भी साइन होंगे। प्लीडर के साइन होंगे, पार्टी के साइन होंगे। फिर 6 15 कहता है कि जी आपका वो सूट
वेरीफाई भी होगा। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, आपका सूट अपना मतलब सूट मतलब यहाँ पे प्लीडिंग से मुराद ले रहा है कि जी प्लेंट भी रिटर्न स्टेटमेंट भी। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, प्लेंटिफ अपना प्लेंट वेरीफाई करता है, वो बताता है कि जी दैट दी ऑल द फैक्ट्स ऑफ द सूट्स आर आर ट्रू एंड करेक्ट अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ये हम जनरल लिख देते हैं, वैसे ही बेसिक ये होता है कि जी जो फैक्ट्स का क्लाइंट को पता होता है, और जो दूसरे होते हैं आपके लीगल चीजें होती हैं उसका वकील साहब को पता होता है। तो फिर हम लिखते हैं कि जी ऑल द कंटेंट्स ऑफ प्लेंट आर फ्रॉम पैरा नंबर 1 to 7, जो फैक्ट्स हैं, आर ट्रू अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। एंड आगे हम बताते हैं कि जी जो लीगल पैराज होते हैं, जैसे जुरिस्डिक्शन का, आपका काज ऑफ एक्शन का, कोर्ट फीस का, उसमें कहता है कि जी पैरा नंबर 8 to 11 आर ट्रू एंड करेक्ट अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई बिलीफ। जो फैक्ट्स होते हैं हम लिखते हैं ट्रू एंड करेक्ट अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और जो लीगल पैराज होते हैं उसके लिए हम लिखते हैं अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई बिलीव, अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई बिलीव। ये है ना। सर ये आपका ना मैं लास्ट में बता रहा हूँ प्लीडिंग, ये देखें। वो एक चीज मैं बता रहा हूँ ना, देखें यहाँ पे वो सीरियसली लिखा हुआ है, कहते हैं कि आर ट्रू एंड अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव नथिंग इन कंसील। इसमें एक और भी होगा। अच्छा नहीं, वो सच कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है। वो बाद में बता दूंगा मैं। ठीक है, एनी आपका वो साथ में एंड में वेरिफिकेशन बताता है, तो वेरिफिकेशन ये होता है कि जी पैरा नंबर फलां से फलां पे करेक्ट है अकॉर्डिंग टू बाई माई नॉलेज, वो फैक्ट्स जो है वो प्लेंटर बताता है। और जो लीगल पैराज होते हैं वो कहता है अकॉर्डिंग टू माई बिलीव। अब ये साइन वगैरह करके वो बता देता है कि जी जो आगे आर्टर 7 बताता है, तो आर्टर 7 कहता है कि जी आपका पार्टिकुलर्स बताता है। ठीक है कि जी पोलिटिकल ये है कि जी आपने कोर्ट का सर। नाम लिखना है। जी मैडम। सर फिर वेरिफिकेशन और एफिडेविट में क्या फर्क हुआ, जैसे उनकी वर्डिंग तो थोड़ी बहुत सेम ही है ना। एफिडेविट में मैडम ऑन ओथ आप कहते हैं कि जी ये जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन के साथ हम एफिडेविट देते हैं कि जी एप्लीकेशन के जो कंटेंट है वो सारे करेक्ट है। ठीक है, उसमें भी हम हम्म। वेरीफाई कर होते हैं, इधर प्लेंट मतलब प्लीडिंग में हम एफिडेविट देते हैं। बातें सेम ही होती है। हम ऑन ओथ कह देते हैं कि जी हम जो क्लेम लेके आए हैं या जो डिफेंस लेके आए हैं या जो हम एप्लीकेशन दे रहे हैं वो हमारे बेस्ट नॉलेज के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, हम ऑन ओथ कहते हैं, कसम खा के कहते सर हैं ये सारा जो कुछ ठीक है। सर ये जो वेरिफिकेशन है इसका स्टेटस भी ऑथ वाला ही होगा, ऑन ऑथ। हाँ 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 बिल्कुल ऑन ओथ होती है। ऑन ओथ होती है मैडम, ये देखें ऑन ओथ है, वेरीफाइड ऑन ओथ, ये ऑन ओथ होती है। ओके सर, थैंक ठीक यू। है, ये ऑन ओथ होती है, ऑन ओथ ही हम कहते हैं। यहाँ पे वो बता देगा कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे ये देखें, ये ऊपर ये सारे फैक्ट्स हैं, पैरा नंबर 6 से ऑनवर्ड जो है ये लीगल पैराज शुरू होते हैं। ये 6 से 9 तक ये लीगल पैराज है, तो हम इसको करेक्ट अगर करके लिखें तो वो लिखा जाता है कि वेरीफाइड होता है दी कंटेंट ऑफ सूट, सूट फ्रॉम पैरा नंबर 1 to 6 आर ट्रू अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड पैरा नंबर 7 to 9 आर करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई बिलीव। ये सही बनता है। ठीक है।
कि जी 1 से 6 तक पैरा जो है वो मेरे नॉलेज के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, मतलब हम अब बता रहे होते हैं कि जी ये पैरा बिल्कुल ठीक है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, के मेरे फैक्ट्स जो प्लेंटिफ हमें बताता है। आगे जो है ना लीगल पैराज, वो वकील साहब को पता है, तो वो बताता है कि जी 6 7 से 9, वो अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई बिलीव, बाई बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन, बाई बेस्ट ऑफ माई बिलीव, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये हम लिखते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है कि जी साथ एक मतलब पार्टिकुलर्स बताते हैं। पार्टिकुलर्स होता है कोड का नाम लिखा होता है, पार्टीज का नाम लिखा होता है। अगर कोई माइनर है तो वो माइनर की हद तक वो अपना वो बताता है कि जी माइनर माइनर की तरफ से ये नेक्स्ट फ्रेंड है। उसके बाद हम उसमें क्लेम बताते हैं, काज ऑफ बताते हैं, और उसके बाद कोर्ट फीस का बताते हैं, जुरिस्डिक्शन का बताते हैं कि जी ये सारा, ये जो हम दावा लिख रहे हैं ये सारा पार्टिकुलर आ जाता है उसमें, ये सारा उसी में पार्टिकुलर आ जाता है। ठीक हो गया। आगे आ जाता है आपका, जब दावा लिखा गया तो उसमें वो प्लेन में बताता है कि जी फर्दर आपने दावे के साथ 7 3 कहता है कि जी आप, 7 2 कहता है कि जी आप जो आपकी जो सपोज के आप कोई मनी ले रहे सर हैं, कम ले क्वेश्चन रहे था। हैं। जी मैडम, जी सर करेक्ट। आपने भी वर्ड यूज करा कि ना लीगल पैराग्राफ। तो सर मतलब इसका मतलब प्लेंट में पैराग्राफ होते हैं और उनकी भी काइंड्स होती हैं, जैसे कुछ फैक्चुअल पैराग्राफ्स हैं और कुछ हाँ लीगल हाँ पैराग्राफ्स हैं। हाँ 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 हाँ, तो ऐसे ही सर है। फैक्चुअल और लीगल पैराग्राफ, सर फैक्चुअल की तो पता है, ठीक है, वो उनकी जो स्टोरी होती है काइंड ऑफ वो होती है। और हम्म। सर फिर लीगल पैराग्राफ क्या होते हैं? लीगल पैराग्राफ ना मैडम हमें लाभ बताता है ना कि जी दावा कहाँ पे फाइल करना है। जुरिस्डिक्शन सेक्शन हम्म 16 देखें तो जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहां पे फाइल करना है। ये हमें लाभ बताता है। ये लाभ बताता है कि जी हमने कोर्ट फीस कितनी लगा दी है। ठीक है, और ये लाभ बताता है कि जी आपका ये काज अफेक्शन फलान दिन से होगी तो आप दावा दायर कर सकते नहीं, मतलब काज अफेक्शन होगी तो दावा दायर कर सकते हैं वरना नहीं। ठीक है, तो ये सर सारे वही जो अपील में आगे डिसाइड होता है कि वेदर इट वाज ऑन डिसाइडेड हाँ ऑन ये क्वेश्चन ऑफ लॉ और आगे नॉट, आ यही जाता चीज है। है। हाँ जी आ जाता है। ठीक हो गया। चलें, आगे कहता है 7 2 कि जी आप मनी सूट में आप अप्रोक्सीमेट अमाउंट लाजमी बताएंगे। मनी सूट में आप अप्रोक्सीमेट अमाउंट लाजमी बताएंगे, मतलब वो कहता है कि जी सपोज के मिस आज़ादी कहती है कि जी मैंने पैसे लेने हैं मिस कैक्शा से, तो ये बताएंगी कि कितने पैसे लेने हैं, ये बताएंगी कि कितने पे। अब उसके ये अमाउंट बताएंगी। उसके अलावा ना सम टाइम आपका होता है मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट के आगे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। मीन प्रॉफिट ऐसा है कि जी आपकी मतलब मिस आज़ादी की कुछ ज़मीन, मतलब 1 एकड़ है, वो उसमें मिस कैक्शा के कब्जे में है या मिस अनीला के कब्जे में है। वो कब्जे 2 साल से है। अब 2 साल से मिस अनीला जो कमा रही है वो मीन प्रॉफिट है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 में इसकी डेफिनेशन बताई गई है। वो मीन प्रॉफिट है। अब मीन प्रॉफिट आप कहते हैं कि जी मेरा 1 एकड़ उसके पास है, तो आप मुझे पोजेशन भी दिलवाएं साथ मीन प्रॉफिट भी दिलवाएं। तो वो जो मीन प्रॉफिट वो दिलवाएंगे वो आपका मीन प्रॉफिट। तो आपने जब दावा दायर करना मीन प्रॉफिट का तो आपने अप्रोक्सीमेट अमाउंट बतानी है, कम अज कम अमाउंट बतानी है कि जी इतनी हमारी मीन प्रॉफिट बनता है, इतना हमारा मीन प्रॉफिट बनता है, ये भी आपने साथ बताना आता है। उसके अलावा कहता है कि जी 7 3 के जी आ 7 3 7 3 7 3 कहता है कि जी आपका 7 3 कहता है 7 3 7 3 कहता है कि जी आप जब कोई प्रॉपर्टी का सूट फाइल कर रहे हैं, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आप उसके स्पेक्स बताने होते हैं कि जी कहाँ पे लोकेट कर रही है उसकी वो बतानी होती है कि जी वो लोकेट कहाँ पे कर रही है, मतलब एग्जैक्ट आपने बताना है कि जी जिसको हम कहते हैं हदूद अरबा, कि जी यहाँ पे मतलब मेरी एक ज़मीन है जो पोजेशन लेके दे, या मैंने उसका कोई इंतकाल करवाएं या फिर डेक्लेरेशन करवाएं पोजेशन दिलवाएं, इमूवल प्रॉपर्टी का कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि जी ये खेवट नंबर फलां है, खतूनी नंबर फलां है, और फलां जगह पे लोकेट करती है, फलां जगह पे लोकेट करती है, वो आप उसके बारे में बताते हैं। या फिर आप बताते हैं कि जी उसके ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, वो मतलब आप बताते हैं ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ के बारे में बताते हैं, मतलब आपकी उसकी स्पेसिफिकेशन देते हैं। ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि जी आपका
फर्दर जो है ना कि जी आपका फिर सूट रिटर्न भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। रिटर्न क्यों होगा? रिटर्न कहता है कि जी रिटर्न होगा कि जी अगर सूट की जुरिस्डिक्शन बनती है लाहौर, आपने सूट फाइल कर दिया है मुल्तान, ठीक है, तो वो कोर्ट कहेगी कि जी रिटर्न कर देगी, सूट रिटर्न कर देगी और कहेगी कि जी आप वहाँ पे फाइल करें जहाँ पे बनता है, वहां पे जाके फाइल करें जहाँ पे जुरिस्डिक्शन बनती है। इसी तरह सूट आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, सामान अट्रैक्ट कर सकती है, रिजेक्ट हो सकता है। कब? वो कहता है वो रिजेक्ट हो सकता है जब आपका मतलब 7-11 की 4 ग्राउंड पर जाता है कि जी वो कहता है कि जी वो तब होगा जब आपने काज बख्श नहीं बनती, या फिर आपकी वो जो है आपका जिनके माइक ऑन है वो आप बात है। काशिफ साहब माइक ऑफ रखें। चले, आप कहता है कि जी आपकी काज अफेक्शन नहीं बनती तो आपको वापस हो जाएगा। आपने कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं लगाई, आपको सूट रिटर्न हो जाएगा, कोर्ट नोटिस देगी। आपने वो प्रॉपर्टी की वैल्यू सही डिटरमाइन नहीं की, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 2 लाख रुपए, आपने कहा कि नहीं 50,000 है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है, आप कहते हैं 2 लाख है, तो इस सूरत में सूट रिजेक्ट हो जाता है। और सूट जो टाइम बार्ड हो, मतलब आपने रिकवरी का दावा 3 साल में करना था, आपने 5 साल बाद कर रहे हैं, तो वो सूट भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये एक ओवरव्यू था कि जी प्लेंट का। प्लेंट हम फाइल करते हैं, प्लेंट कौन करता है? प्लेंटिव करता है। प्लेंटिव कौन है? जिसका वो क्लेम बनता है, और क्लेम या राइट बनता है। किसके खिलाफ करता है? जिसके अगेंस्ट बनता है वो डिपेंडेंट है। फिर हम बताते हैं कि जी जब प्लेंट फाइल करेंगे तो उसमें हम मटीरियल फार्म मटीरियल जो है वो ग्राउंड्स लिखते हैं, मटीरियल ग्राउंड्स इन कंसाइज फॉर्म, मतलब मेन मेन फैक्ट्स लिखते हैं कि मटीरियल फैक्ट्स। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि जी जो हमने दावे में लिख दिया उससे अटकना नहीं है। दावा साइन होता है, वेरीफाई होता है। दावे के अंदर क्या होता है कि जी पार्टिकुलर लिखे जाते हैं कि जी ये पार्टिकुलर्स हैं कि जी कोर्ट का नाम, प्लेंटिफ वगैरह, वो काज ऑफ एक्शन है। उसके बाद कोई मेन प्रॉफिट लिखना है तो उसकी अप्रोक्सीमेट अमाउंट लिखते हैं, और अगर कोई प्रॉपर्टी का है तो प्रॉपर्टी मेंशन करते हैं। सूट रिटर्न भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो हमारा अब सूट जो है ना फाइल हो गया है, सूट फाइल हो गया है। आगे हमने क्या करना होता है? आगे सेक्शन 26 के तहत हमने सूट फाइल किया, तो सेक्शन 27 कहता है कि जी आपने नोटिस करने हैं, किसको? डिफेंडेंट को नोटिस करने हैं। क्या? डिफेंडेंट को आपने नोटिस करने हैं। अब नोटिस के लिए कहता है कि जी नोटिस के फिर जो काइंड्स हैं, और नोटिस की काइंड को कहता है कि जी 5/12 के तहत आप नोटिस जो है ना पर्सनल सर्व करवाएंगे। हमारा दावादार का पर्सनल सर्व करवाएंगे। पर्सनल मतलब आप सूट है अहमद के खिलाफ, तो अहमद को हाथ में दे के आएंगे। अब कहता है अहमद साथ घर नहीं है, तो 5/13 के तहत उसका कोई एजेंट है जो उसने सर्विस के लिए रखा हुआ है, तो उसको भी दे सकते हैं ऑर्डर 5 कहता है वो भी नहीं मिलता, तो फिर आप जो है ना 5 अगर घर में मतलब एजेंट भी नहीं मिलता, तो 5/15 तक के तहत उसके घर के किसी अडाल्ट मेल मेंबर को दे के आएंगे। अगर घर का अडाल्ट मेल मेंबर भी नहीं है, कोई भी नहीं मिलता, तो फिर वो कहता है घर जाके आप चस्पा करके आए। क्या? अफिक्सेशन करके आए। ठीक है, अफिक्सेशन करके आ जाए। अगर कहता है अफिक्सेशन से भी वो नहीं आता, तो फिर फाइनली सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज है, वो कहता है कि जी आप प्रोक्लेमेशन अखबार दे दें। क्या? प्रोक्लेमेशन अखबार दे दें कि जी आपके खिलाफ ये सूट आ गया। अगर वो आता है तो ठीक है, वरना एक्स पार्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स पार्टी हो जाएगा। सर ये जो प्रोक्लेमेशन होता है ये सिर्फ अखबारात में ही होता है? नहीं नहीं मैडम, 5/20 के तहत आप इलेक्ट्रॉनिकली टीवी पे ऐड दे सकते हैं, और उसमें कस्टमरी मोड जैसे बीट और ड्रम भी हो सकता है। आप उसको ई सर्विस दे सकते हैं, वो टीसीएस कोरियर करवा सकते हैं, और अखबार दे सकते हैं। वो डिफरेंट मोड्स उसने 5/20 में बताए गए हैं। ठीक है, 5/20 में बताया गया है। ओके सर। ठीक है, ये पर्सनल सर्विस है। ये आपका एजेंट के थ्रू है। ये आपका अडाल्ट मेल मेंबर
अडल्ट मेल मेंबर फैमिली का, उसमें वो कहता है कि जी एजेंट भी उसमें नहीं आता। अब देखें सर्विस हो गई, आ गया तो जवाब देगा, ना आया तो एक्सपर्टी हो जाएगा। ठीक है, आ गया तो जवाब देगा, ना आया तो एक्सपर्टी हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जी हम पढ़े सिविल ट्रायल, सिविल ट्रायल में हमने दावा दायर किया, दावे के अंदर जो भी पार्टिकुलर थे वो हमने बता दिए, फिर हमने डिफेंडेंट को समन किए, समन उसके हाथ में जाएंगे या उसके एजेंट को देंगे या घर के अडाल्ट मेल मेंबर को देंगे, घर के अडाल्ट फैमिली अडाल्ट मेल मेंबर को देंगे। वो भी नहीं है तो चस्पानगी हो गई, हो जाएगी, चस्पानगी के बाद प्रोक्लेमेशन हो जाएगी। अब वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मतलब ट्रायल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि जी आपका अपेयरेंस नॉन अपेयरेंस, अपेयरेंस और नॉन अपेयरेंस। अब देखें वो 9 का आर्टिकल 9 देखें तो वो कहता है कि जी अगर मतलब सपोज के आपने 9(2) के तहत आपने वो समन ही नहीं कराए तो आपका सूट डिसमिस हो जाएगा। 9(2) के तहत समन ही नहीं कराए तो सूट आपका डिसमिस हो जाएगा। फिर कहता है कि जी 9(3) के तहत अगर कोई पार्टी पेश ही नहीं होती तो तब भी सूट डिसमिस हो जाएगा, कोई पार्टी पेश नहीं होती तब भी सूट डिसमिस हो जाएगा। फिर कहता है उनको आप रिस्टोर करवा सकते हैं, 9(4) की एप्लीकेशन देंगे, 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन देंगे, वो हो जाएगा। अब 9(6) देखें तो वो कहता है 9(6) आपका वो जो है ना 9(6), 9(6) में कहता है कि जी आपका समन हो गए, अगर सर्व हो जाते हैं तो एक्सपर्टी हो जाएगा। क्या, एक्सपर्टी प्रोसीडिंग हो जाएगी अगर वो नोटिस सर्व हो गए हैं तो। अगर नहीं सर्व हुए तो दोबारा नोटिस होंगे, दोबारा नोटिस हो गया। अगर उसको देखें दो चीजें होती है, आपके खिलाफ एक्सपर्टी हो गया है, नहीं आए एक्सपर्टी हो गया है तो 9(6) के साथ एक्सपर्टी प्रोसीडिंग होती है, 9(7) में एक्सपर्टी प्रोसीडिंग को आप सेट असाइड करवा सकते हैं, सेट असाइड की एप्लीकेशन देंगे एक्सपर्टी प्रोसीडिंग की। ठीक है, वो करवा सकते हैं। आगे वो कहता है कि जी नेक्स्ट है कि जी अगर 9(13) के तहत डिक्री भी एक्सपर्टी पास हो जाती है, नहीं आते तो आप उसको भी सेट असाइड करवा सकते हैं, एक्सपर्टी सेट असाइड एक्सपर्टी डिक्री, सेट असाइड एक्सपर्टी डिक्री। अब सेट असाइड ये क्या है, प्रोसीडिंग है, एक्सपर्टी प्रोसीडिंग है। सेट ऊपर एक्सपर्टी सेट प्रोसीडिंग सेट असाइड करानी है 9(7) की एप्लीकेशन देंगे, डिक्री सेट असाइड करानी है तो 9(13) की एप्लीकेशन देंगे। ठीक हो गया, चले। ये तो था कि जी अगर वो नहीं आता तो, वो नहीं आता तो देखें सबसे पहले हमने कहा कि जी सूट फाइल कर दिया, ये आप ना साथ साथ लिखते जाएं, रजिस्टर पे लिखते जाएं, अगर लिखते रहेंगे तो ये आपका सिविल ट्रायल बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कमाल की। इससे हट के फिर आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दावा दायर किया, दावे के बाद समन किए, समन भी मतलब वो जो बताता है 5, 12, 13, 14, 15, इसमें समन भी सर्व हो गए। अगर आ जाता है तो आगे जवाब दावा देगा, आ जाता है तो आगे जवाब दावा देगा भाईजान। अगर नहीं आता, ठीक है, तो फिर क्या होगा, और नहीं आता तो उसके खिलाफ एक्सपर्टी प्रोसीडिंग हो जाएगी, एक्सपर्टी प्रोसीडिंग हो जाएगी तो उसके बाद एविडेंस आ जाएगी, एविडेंस होगी मतलब एक्सपर्टी प्रोसीडिंग एविडेंस देके डिग्री पास हो जाएगी। एक्सपर्टी प्रोसीडिंग चल रही है, दरमियान में आ जाता है, मतलब वो कहता है एक्सपर्टी एविडेंस है, दरमियान में आ जाता है तो वो आगे एक्सपर्टी प्रोसीडिंग को सेट असाइड करवा सकता है, गुड कॉज देगा। इसी तरह उसके खिलाफ डिग्री पास हो जाती है तो फिर वो आके सेट असाइड करेगा, फिर वो आगे डिफेंस देगा, जवाब दावा देगा, फिर होगा। ठीक हो गया। अब आ जाता है आपका जवाब दावा। जवाब दावा के लिए तो सबसे पहले तो वो कहता है कि जी चलें, आ, आगे वो कहता है आपका आके वो जवाब दावा देगा। 8(a) कहता है जवाब दे का जो टाइम है वो कितनी है, वो सिर्फ 30 डेज है। कितनी, 30 डेज टाइम है। अब 30 डेज से आगे नहीं जाएगा वो,
30 डेज से आगे नहीं जाएगा। फिर 8(2) में कहता है कि जी आपने जवाब दावा जो है ना उसका स्पेसिफिक जवाब देना है, उसमें कोई प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है तो वो आप लेज कर सकते हैं। हम प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन 5, 8, 12 के तहत देते हैं। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन हम लिखते हैं ना कि जी उज़ात इब्तदाई या उज़ात इब्तदाई, वो यही है। आपको मैं दिखाऊं, सिविल रिटर्न स्टेटमेंट। ये देखें, ये प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन है। ये जो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन है ये किसके तहत होते हैं? ये 5, 12 और 8, 12 के तहत। 8(2), 8(8) रूल 2 के तहत कि जी सूट टाइम बार्ड है, सूट में को जो है वो प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं लगाई, मतलब फाइडी इंटेंशन के साथ आया और उसके बाद उसकी वो ऑब्जेक्शन मतलब ग्राउंड नहीं बनती थी, काज ऑफ नहीं बनती थी, ये सारी राम कहानी सुनाते हैं। ठीक है। 8(2) कहता है कि जी आपने 8(2) कहता है कि जी आपने जो है ना 8(3) कहता है कि जी आप जो है उसमें जो है वो सारे स्पेसिफिक जवाब देने हैं। और 8(4) कहता है कि जी आपका वो जो जवाब है वो नहीं होना चाहिए, दूसरा आपका वैसे डिनाइल इज नो डिनाइल, मतलब वो बम नहीं होना, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। 8(6) आ जाता है कि जी आप सेट ऑफ मांग सकते हैं। सेट ऑफ है कि जी मिस नूर ने सूट फाइल किया कि जी मैंने 5 लाख लेना है मिस रुबाब से, मिस सामा से 5 लाख लेना है। अब ये मिस वाब भी कह सकती है कि जी मैंने खुद इस मैडम से 5 लाख लेना है, तो ये मतलब 2 लाख लेना है, तो वो भी सेट ऑफ मांग लेती है। तो वो सेट ऑफ का जो इफेक्ट है वो सेट ऑफ भी ऐसे होता है जैसे प्लेंट आ गया है। और फिर सेट ऑफ में जब दायर किया तो फिर रिप्लिकेशन दिया जाता है, प्लेंटिफ से भी जवाब जब मांगा जाता है, जवाबल जवाब होता है। और कल को फिर वो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को ऐसे ट्रीट किया, वही रिटर्न स्टेटमेंट को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे प्लेंट है, और इससे कोर्ट फीस भी ली जाती है। 8(6) और नेक्स्ट एक है 41(22), इन दोनों में डिफेंडेंट भी कोर्ट फीस पे करता है। इन दोनों में डिफेंडेंट भी कोर्ट फीस पे करता है। ठीक हो गया? इन दोनों में डिफेंडेंट भी कोर्ट फीस पे करता है। आगे आ जाता है आपका अगर आप जवाब दावा टाइम पे नहीं देते तो फिर आपका राइट स्टक ऑफ किया जाता है। ठीक है। आप टाइम पे जवाब दावा नहीं देते तो राइट आपका स्टक ऑफ हो जाएगा, राइट उसका जमा जमा कराने का स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। आपका जवाब दावा देने का मतलब 30 दिन में अगर नहीं करवाते तो आपका जवाब दावे का राइट स्टक ऑफ हो जाएगा। सर क्लियर है कौन से रूल्स आपने बताए कि जिसमें डिफेंडेंट भी कोर्ट फीस देगा? मैडम? एक ये है ना 41(22) और 8(6), 41(22) और 8(6। क्लियर है? यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो मेरा ख्याल है आपको ये सीवियर ट्रायल्स के बाद कभी इशू नहीं होगा। ये जो प्रोविजन लिखा है ना ये आपने फिर एक दफा देखनी भी है। 2 मिनट तक मीटिंग एंड होगी तो फिर मिस नूर आपको सेंड कर देगी, वो न्यू लिंक शेयर कर देंगी मिस नूर। ठीक हो गया? जी मिस नूर साहब, मैडम लिंक शेयर कर देना। जी। चलें, आ गया जी आपका। देखें अब जवाब दावा भी आ गया। जब दावा आ जाता है, जवाब दावा आता है, फिर इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं। फिर इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं। ठीक हो गया? फिर इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं। अब हम पढ़े ना आर्डर, ऐसे इसमें ना दरमियान में कुछ है वो उसको हम रहने देते हैं। मतलब दरमियान में आर्डर 11, आर्डर 10 है कि पार्टीज को एग्जामिन किया जाता है। आर्डर 11 है कि जी आपका इंटेरोगेटरीज होती है जब आपका इवेसिव क्लेम हो या वो ड्राफ्टिंग सही ना हो तो फिर वो इंटेरोगेटरीज भी आ जाती हैं। सेक्शन आर्डर 12 भी आ जाता है कि जी डॉक्यूमेंट भी कोर्ट प्रोड्यूस करवा सकती है और एडमिशन भी करवा सकती है। कोई डॉक्यूमेंट आता है, कोर्ट पार्टी को कहती है कि जी आप इसको एडमिट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर पार्टी एडमिट नहीं करती तो कल को उनको जो है वो
हाँ मतलब अगर पार्टी मतलब एडमिट नहीं करती तो कॉल को वो डॉक्यूमेंट प्रूव हो जाता है तो उसको कास्ट लगाई जा सकती है, ये वो है। अब आर्डर आगे 13 है, 13 में कहा गया था जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहली डेट पे आपने पेश करना होता है। अगर पहली डेट पे डॉक्यूमेंट पेश नहीं करते तो बाद में नहीं दे सकते। जो कोई डॉक्यूमेंट आप पेश करते हैं तो कोर्ट उस पे अपना एंडोर्समेंट करती है कि जी किसने डॉक्यूमेंट जमा कराया है, कब जमा कराया है, और फिर जज उस पर साइन भी करता है। ये 13/4 में वो बता देता है कि जी इंडोर्समेंट किया जाता है। आगे फिर हुआ कि जी डॉक्यूमेंट जब दावा डिक्री हो जाता है तो आप डॉक्यूमेंट रिटर्न भी करवा सकते हैं 13/9 के तहत, तो वो उसमें है। अब इश्यूज फ्रेम, इश्यूज वो कहता है कि जी आपका सबसे पहले तो कहता है कि जी इशू दो किस्म के होते हैं, इशू ऑफ लॉ होता है, इशू ऑफ फैक्ट होता है। फैक्चुअल पार्टीज के दरमियान जो कन्वर्सेशन होती है वो इशू ऑफ लॉ है, और जो दूसरों के साथ होती है वो इशू ऑफ फैक्ट है। वो आपका मतलब जो लीगल पैराज हैं, जैसे इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ। इशू ऑफ फैक्ट है जो पार्टी के दरमियान होते हैं, जैसे आप कह लो कि जी वो मतलब पार्टी पोजेशन डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ, एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, ये इशू ऑफ फैक्ट है। इशू ऑफ लॉ क्या है कि जुरिस्डिक्शन